साथियों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में उस अध्याय को पढ़ेंगे जिस अध्याय के बारे में यह कहा जाता है कि अंग्रेजी को जानने के लिए इस लेसन को समझना बहुत जरूरी है। तो और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि आप बस 15 से 20 मिनट आप इस क्लास में ध्यान दीजिए। और आज टेंस को हम बहुत सरल तरीके से, बहुत ही बिल्कुल प्रचलित तरीके से आपको बताएंगे और आज बिल्कुल निश्चिंत आप हो जाएं कि टेंस आप सीख ही जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि टेंस आखिर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। डिफिनीशन: टू स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। अर्थात समय के अनुसार क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। हम यहाँ दो चीज देखते हैं, एक तो समय और दूसरी क्रिया। समय और क्रिया का संयोजन है टेंस। क्रियाएं होती हैं, हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि प्रतिदिन कुछ न कुछ काम लोग करते रहते हैं। उन कामों को हम कैटेगरी में बांटने की कोशिश करेंगे समय के अनुसार। हम देखते हैं कि समय जो होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह दौड़ रहा है, वह हंस लिया है। एक और भी होता है, जैसे वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह जाता था, वह खेल चुका था, वह दौड़ चुका था। एक और होता है, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह दौड़ेगा, वह गाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रियाएं जो होती हैं वो समय के प्रणाली के मुताबिक 3 प्रकार की होती है। पहले जो उसका फैकल्टी है, उस फैकल्टी को कहेंगे कि वह समय जो अभी वर्तमान में गुजर रहा है, वर्तमान में जो समय बीत रहा है, वो समय। जैसे वह पढ़ता है, वह दौड़ रहा है, वह लिख रहा है, वह हंस रहा है। एक ऐसा दौर, एक इस तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे वो लिख रहा था, वह जा रहा था, वह गा रहा था, वो जाता था, वो पढ़ता था, वो लिखता था। और एक ऐसा, मैं इसका मतलब हुआ कि वो समय बीत गया है, बीत चुका है, बीत चुके समय में वो काम हुआ। एक क्रियाएं इस तरह से भी होती हैं, वह गाएगा, वह हंसेगा, वह दौड़ेगा। इसका मतलब आने वाले समय में वो क्रिया होगी। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वह जो बीत रहा है, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, बोलते हैं यह काम अभी हो, प्रेजेंट में हो। इसका मतलब है कि अभी का मतलब है कि जो समय चल रहा है उस दौर में वो काम हो, तो उसका जो नाम देते हैं उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक ऐसा समय जो बीत गया है, जो पास्ट हो गया है, पास्ट है, जिसको भूत हिंदी में कहते हैं, जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष पहले हो चुके हैं, तो भूतकाल, जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। वो एक काम ऐसा होता है जो आने वाले समय में होता है, जो समय आने वाला है, जिसको हम कहते हैं कि भविष्य, भविष्य की पीढ़ी, फ्यूचर। तो आने वाले समय में जो काम होता है उसको फ्यूचर टेंस में कहते हैं। तो आज अभी हम लोगों ने सीखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं कि काम जो होते हैं वो वर्तमान काल में ही जो काम हो रहे हैं उसके भी अलग अलग नेचर है। एक नेचर है जैसे वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, मैं जाता हूं, मोहन आता है, हम लोग दौड़ते हैं। इस नेचर का जो काम होता है वो दिखाता है कि वो साधारण रूप से काम हो रहा है। कब काम शुरू हुआ, कब खत्म होगा, इसका कोई अता पता नहीं। वो काम की प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है, किसी व्यक्ति के आदत के बारे में बता रहा है, उसके हुनर के बारे में बता रहा है। तो इस तरह की जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे।
इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। इंडेफिनिट इसलिए कि इसका कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित, कि ये काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, एक तरह से इंडेफिनिट। तो इसका जो कैटेगरी है सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट में। दूसरा कैटेगरी है जिसमें वह जा रहा है, वह हंस रहा है, मैं खेल रहा हूं, हम लोग आ रहे हैं, सीता दौड़ रही है। इस तरह का जो काम होता है वो कंटिन्यू, जारी, सतत जारी, वर्तमान काल में कुछ देर पहले शुरू हुई और अभी जारी। तो इस तरह का जो कैटेगरी है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। प्रोग्रेसिव इसलिए कि ये विकासशील है, मतलब है कि वर्तमान काल में ये चल रहा है। और इसी का तीसरा नाम है इम्परफेक्ट, मतलब है कि वर्तमान दौर में ये पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इम्परफेक्ट है। तो इसके तीन नाम हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा है परफेक्ट। हर कोई चाहता है कि मैं परफेक्ट हूं, मुझमें कोई किसी चीज की कमी नहीं, मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहता हूं। मतलब है कि जिसमें कोई कमी नहीं हो, पूरा हो गया है, पूर्ण है। तो जो काम पूर्ण हो चुका है वर्तमान काल में, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, वह खेल चुका है, राधा गा चुकी है, सीता हंस चुकी है, वे लोग पुस्तक खरीद लिए हैं, हम लोग घर आए हैं। और चौथा जो इसकी कैटेगरी है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, काम पूर्ण भी हो चुका है और सतत जारी भी है। कुछ दिन पहले शुरू हुआ, कुछ पार्ट इसका पूरा हुआ और शेष पार्ट जारी है। जैसे वह 10 दिनों से खेलता आ रहा है, राधा 5 दिनों से टहलती आ रही है, हम लोग 10 वर्षों से अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, वे लोग 15 वर्षों से फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरह के जो काम हैं वो कुछ दिन पहले शुरू हुआ और अभी तक वर्तमान में जारी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, उसके भेद हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हम लोग कि किस तरह के वाक्य को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसकी पहचान का तरीका क्या है और उसको हम किस तरह से आसानी से ट्रांसलेशन किस तरह से बना सकते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, कुछ वाक्यों का उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मोहन जाता है, राधा खेलती है, हम लोग हंसते हैं, सीता दौड़ती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हम लोग घर जाते हैं। इस तरह के जो कुछ वाक्य हैं, इस वाक्य में कुछ कॉमन चीज है। और कॉमन क्या है? तो सभी की क्रिया के अंत में ता है या ती है या ते हो या ते हैं, इस तरह की कुछ कॉमन चीज है। तो उन कॉमन चीज को हम लोग समझेंगे और एक परिभाषा तैयार करेंगे अपने से कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ते, ते के बाद है, हैं, हो, हूं इत्यादि रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। ये तो हम समझ गए कि ये किस टेंस का वाक्य है। अब जो ही हम समझ गए तो ही ट्रांसलेशन बनाना आसान हो गया। अब हमें करना क्या है
तो पहले तो मैं बिल्कुल सामान्य तरीका बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, एकदम समझने की जरूरत है। और सिंपल तरीका क्या है कि बस दो ही चीज याद रखना है। एक चीज तो ता या ती के बाद है लगा हुआ, और दूसरा चीज समझना है कि ता ते ती के बाद है को छोड़ करके दूसरा चीज लगा हुआ। क्या सब हो सकता है? है हो सकता है, हो सकता है, हूं हो सकता है। ये दो कैटेगरी के वाक्य होते हैं, और इन दोनों कैटेगरी के वाक्य को जब हम समझ लेते हैं तो ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमको ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही याद रखना है। अब सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब हुआ काम करने वाला। किसी भी वाक्य में जो क्रिया का संपादन करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, क्रिया का संपादन मैं कर रहा है तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मोहन जाता है, क्रिया का संपादन मोहन कर रहा है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। सीता हंसती है, क्रिया का संपादन सीता कर रही है, सीता सब्जेक्ट हो गई। राधा नाचती है, क्रिया का संपादन राधा कर रही है, राधा सब्जेक्ट हो। हम लोग आते हैं, क्रिया का संपादन हम लोग करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देना है, इसके बाद V1 या V5 रखना है। फ्रेंड्स, हम जान लें कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। यहां V1 और V5 की चर्चा हम करेंगे। V1 क्या है? V1 का मतलब हुआ सब्जेक्ट, माने V1 का मतलब हुआ वर्ब्स का जो नेकेड फॉर्म्स है, यानी उस वर्ब में न ing लगा हुआ है, न s या es लगा हुआ है, न d या ed लगा हुआ है। नेकेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड V1, यानी वर्ब का जो नेकेड फॉर्म है वो V1 कहलाता है। और V5 का मतलब हुआ कि V1 में जब s या es लग जाता है तो वो V5 हो जाता है। अब यहां पर ये हम समझें कि V1 जो होता है वो हमेशा प्लुरल में होता है। अब सारे लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि जब किसी वर्ब में न ed लगा है, न d लगा है, न s न es, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो वह प्लुरल फॉर्म में होता है, यानी बहुवचन में होता है। और V5 का मतलब जिसमें s या s लग गया, और वो दोस्तों जान लें कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहां हम ये अब समझ लिए कि V1 का मतलब वह प्लुरल फॉर्म में है और V5 का मतलब वह सिंगुलर फॉर्म में। अब एक चीज और भी जान लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। यानी इस चीज को हम बिल्कुल आसानी से समझ लें, एकदम भूलना नहीं है। और इसको अगर आसानी से हम याद रख लिए तो हमें ट्रांसलेशन बनाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आसानी होगी। एकदम हम आसानी से इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी से। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसको हम ये एकदम याद रखें। जैसे मान लीजिए कि राम एक लड़का का नाम है, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, और उसके साथ वर्ब्स V5 लगेगा। रीड में s लगा देंगे, रीड्स हो जाएगा। राम रीड्स, राम पढ़ता है। मोहन दौड़ता है, मोहन सिंगुलर हो गया। उसमें रन में s लगाएंगे तब वो सिंगुलर हो जाएगा, मोहन रन्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग प्लुरल हो गए। हम लोग का मतलब हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति का बोध उससे होता है।
तो हम लोग के साथ वी के साथ एस या यस वाला वर्ब नहीं लगेगा, V1 लगेगा, तो वी रन हो जाएगा। हम लोग दौड़ते हैं, वी रन। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। मोहन और सोहन आते हैं, मोहन एंड सोहन कम। राधा दौड़ती है, राधा रन्स। तो इस तरह से हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, ये हम लगाएंगे और इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मोहन, सोहन और रोहन जाते हैं, तो ये 3 लड़के का नाम है मोहन, सोहन एंड रोहन। तो इसका मतलब प्लुरल है। और जाते हैं तो टू गो मीन्स जाना, और इसका नेकेड फॉर्म गो हो गया। उसमें अब कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोहन, सोहन एंड रोहन गो। सिर्फ उसमें एक चीज याद रखना है कि इस रूल के साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है वह एक्सेप्शन के रूप में आ जाता है और उसका नाम है आई। आई जिसका अर्थ होता है मैं, यह एक्सेप्शन के रूप में आता है। इसका ये होता है सिंगुलर, लेकिन इसका नेचर, इसका बिहेवियर प्लुरल वाला होता है। ये जहां कहीं भी बिहेव करता है वो प्लुरल के समान बिहेव करता है। मैं पढ़ता हूं, आई रीड होता है। मैं दौड़ता हूं, आई रन होता है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तो सिर्फ हमको आई को हम उसके बिहेव के मुताबिक प्लुरल वर्ब उसमें लगाएंगे और शेष जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं उनके साथ सिंगुलर लगा देंगे, प्लुरल हैं उनके साथ प्लुरल लगा देंगे। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स आज ये सीखा कि टेंस क्या है, टेंस के कितने भेद होते हैं, और फिर प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान का तरीका क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम कैसे उसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक वाक्य है, मैं खेलने के लिए विद्यालय जाता हूं। मैं खेलने के लिए विद्यालय जाता हूं, ये वाक्य है। अब इसका ट्रांसलेशन में हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं जाता हूं का बनाएंगे, आई गो। और खेलने के लिए का एक हम समझ लेंगे कि टू लगे हुए वर्ब के 4 अर्थ होते हैं। टू लगे हुए वर्ब के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या है? जैसे टू गो है, टू गो है तो इसका मतलब जाना भी हो जाएगा, जाकर भी हो जाएगा, उसके बाद जाने वाला भी हो जाएगा और जाने के लिए भी हो जाएगा, जाने के लिए। तो टू लगे हुए वर्ब के 4 अर्थ होते हैं, जैसे टू रीड पढ़ना, पढ़कर, पढ़ने वाला और पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग को कोई ट्रांसलेशन दे दें कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसका ट्रांसलेशन? पहले तो वह जाता है का बनाएंगे, वह जाता है का क्या हो जाएगा? ही गोज। अब पढ़ने के लिए टू रीड। मैं खेलने के लिए जाता हूं, सबसे पहले बनाऊंगा कि मैं जाता हूं, आई गो, और खेलने के लिए टू प्ले, आई गो टू प्ले। वह पुस्तक खरीदने के लिए जाता है, ही गोज टू बाय अ बुक। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि वह किताब खरीदने के लिए बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट टू बाय अ बुक। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, शी गोज टू स्कूल टू रीड। वे लोग क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, दे गो टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड।
तो इस तरह से हम छोटे से वाक्य से शुरू करेंगे और बड़े बड़े वाक्य का ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो आज का हमारा समय यहीं समाप्त हो रहा है और कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।